जो ब्लड होगा हमेशा फुल रहेगा वेन्स के अंदर डेथ के बाद भी। क्लियर चल रहा है? क्या लिख रही है? तो नहीं बोला है तो सही से सुन लिया तो पहले सेंटेंस इधर उधर लिख दिया। ठीक है, फुल ऑफ ब्लड आफ्टर द डेथ। ठीक है, डेथ के बाद भी वेन्स के अंदर ब्लड क्या रहेगा, बना रहता है। क्लियर? और जबकि इनके पास क्या होता है, एम्प्टी हो जाते हैं। ठीक है, आर्टरीज में क्या होते हैं, एम्प्टी आफ्टर दी डेथ। डेथ के बाद आर्टरीज जो होती हैं वो कैसी हो जाती है, खाली हो जाती है। क्लियर? समझ आई बात? कहाँ तक हो गया था अपना? यहाँ तक हो गया था। आगे देखते हैं। अब हमने ये देखा कि हमारे पास बेसिकली क्या है, 3 लेयर दिखाई दी हमें। ठीक है, यानी ब्लड वेसल्स में हमारे पास कितने लेयर नजर आए बताइए? ब्लड वेसल्स में 3 लेयर नजर आए। कितने लेयर नजर आए? 3 लेयर। सबसे पहला लेयर क्या था बताइए? ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर? दूसरा लेयर क्या था बताइए? ट्यूनिका मीडिया। और थर्ड लेयर क्या था हमारे पास? ट्यूनिका इंटीमा, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरना बोलते हैं। क्लियर? ट्यूनिका जो एक्सटर्ना होता है, आपके एनसीईआरटी ने लिखा है, इट इज अ मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये किसकी बनी होती है बताइए? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज की बनी होती है। और हमारे पास क्या होता है कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो किसकी बनी होती है? ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल। किसकी बनी होती है बताइए? स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर की। किसकी बनी होती है बताइए? स्मूथ मसल्स की बनी होती है। और किसकी बनी होती है? इलास्टिक फाइबर की बनी होती है। क्लियर? ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर। ट्यूनिका इंटरना जो होती है, क्लियर? ट्यूनिका इंटरना जो होती है किसकी बनी होती है? ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है बताइए? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। क्या आपके एनसीईआरटी ने यही लिखा है? क्लियर? वो चीजें आपने आप देख लीजिए। डिपेंड ये करता है कि हमारे पास ट्यूनिका मीडिया जो होती है ज्यादा डेवलप होती है आर्टरीज के अंदर और कम डेवलप होती है किसके अंदर बताइए? वेन्स के अंदर। ठीक है, हमें यही बातें नोट डाल करके लिखनी है जो कि हमारे पास आर्टरीज और वेन्स एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं। आर्टरीज और वेन्स में ये मसल्स यानी ये लेयर और ये लेयर दोनों लेयर सेम होती है, बट मीडिया ही क्या होती है, अलग होती है। क्लियर? यानी हमारे पास क्या बोला कि इन आर्टरीज के अंदर, क्लियर? आर्टरीज के अंदर क्या होता है? ट्यूनिका मीडिया जो होती है, ऐसे लिख रहे हैं, ट्यूनिका मीडिया is more developed and more vascularized की जगह पर muscularis लिखिए, muscular as compared to, किसके कंपेयर में बताइए? as compared to veins। as compared to वेन्स के कंपैरिजन में। क्लियर? आर्टरीज के अंदर जो ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो ज्यादा डेवलप होती है और ज्यादा मस्कुलर होती है। क्लियर? स्मूथ मसल्स ज्यादा होते हैं सर। एक्सटर्नल में सर वो नहीं होगा। हाँ सब, तो सभी में सबका कंपोजिशन सेम रहता है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मीडियम में आती है। हो गया? सबसे लास्ट टॉपिक पे आते हैं हम। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या हमारी? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
ठीक है, डिसऑर्डर नहीं, अभी एक चीज बच गया था ना, हाँ ECG बन गया, समझा? ECG का मतलब समझा? चलिए देखते हैं ECG क्या है। थोड़ा बहुत दिमाग लगा करके आपको समझना है। हम आपको समझा रहे हैं ECG क्या है। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है और एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। क्लियर? दोनों शब्द में डिफरेंस हमें समझना है। ग्राफ एक तरीके का क्या होता है, चार्ट पेपर होता है जिसमें वो जो डायग्राम आपके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज दिखाई जा रही है इस मशीन में, उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना। क्लियर? वो ग्राफ आता है। क्लियर? जबकि ग्राम क्या है, वो जो मशीन है, क्लियर, जो प्लॉटिंग बना रही है, फिगर बना रही है, उस फिगर को हम ग्राम बोलते हैं। अगर किसी भी ग्राम यानी वो जो डायग्राम आपको बताया गया है, उस डायग्राम को अगर ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं तो उसे हम ग्राफ बोलते हैं। जो आपको दिखाई देता है, जो आप लेकर के आते हैं पेपर में, डॉक्टर देता है ECG ऐसे किया हुआ, वो ग्राफ है। क्लियर? जबकि जो हम लोग मशीन में देख रहे होते हैं ऐसे ऐसे, वो क्या है, ग्राम है। समझ आई बात? यानी ग्राम का मतलब होता है कि वो जो डायग्राम बना हुआ हमारे मशीन में आ रहा है कुछ करके, वो ग्राम कहलाता है। अगर उसी को हम पेपर में प्लॉट करते हैं, क्लियर, उसी को अगर हम पेपर में प्लॉट कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, ग्राफ कहलाता है। क्लियर? तो ECG क्या है, एक तरीके का मशीन है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है हमारे कार्डियक एक्टिविटीज को। हमारे हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही है, एट्रिया सिस्टोल कर रही है कि नहीं कर रही है, वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही है कि नहीं कर रही है, एट्रिया डायस्टोल हो रही कि नहीं हो रही, वेंट्रिकल्स डायस्टोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों का अगर हम देखें उस ग्राफ पेपर को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारा हार्ट रेट सही से चल रहा है कि नहीं, हमारी कार्डियक एक्टिविटी सही से चल रही है कि नहीं। उस चीज़ को ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, तो लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of graphical representation of electrical activity, graphical representation of electrical activity of heart is called as ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मैं ग्राम बोल रहा हूँ। ठीक है, अब उसी को पेपर पे प्लॉट कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, ग्राफ बोला जाएगा। ठीक है, अब उसी को हम क्या कर रहे हैं, पेपर पे अगर प्लॉट कर रहे हैं तो सर क्या बोलते हैं, ग्राफ बोलते हैं। समझ आएगा? अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब हमने आपको समझा, डिस्कवर्ड बाय, लिखेंगे दूसरा पॉइंट, डिस्कवर्ड बाय, पूछा नहीं जाएगा किसने डिस्कवर किया था। क्लियर? इसको डिस्कवर किए थे इंथोवेल ने। किसने डिस्कवर किया था, इंथोवेल ने किया था। EIN, EINTHOV, इंथोवेल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में हमने क्या कहा कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ध्यान सुनिए, दूसरा पॉइंट, इस मशीन में ऐसा होता क्या है। क्लियर? तो हम इस मशीन में हम आपको समझाने जा रहे हैं, पूरा तो नहीं समझा पाएंगे, थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि आपको ऊपर की जानकारी देंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, MBBS में जाना पड़ेगा। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं जाओगे वहीं पे समझोगे आप लोग। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में, हमारे पास क्या है कि बेसिकली 12 लीड की जरूरत पड़ती है। हमारे पास इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो ECG होती है वो 3 तरीके की होती है। ठीक है, आपके NCERT में 3 लीड वाला दिया है, 3 लीड वाला, जबकि हमारे पास होता है 6 लीड के भी और 12 लीड के भी।
आपने कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ा देता हूँ 3 लीड होते हैं, और जब किसी भी आप मरीज से मिलने जाते हैं तो यहाँ पे लगे, यहाँ होते, पेट में, यहाँ पे हर जगह लगे होते हैं लीड। तब आपको गुस्सा लगता है, सर ने तो हमें 3 ही लीड पढ़ाया था और आज तक हमने 3 लीड तो देखा ही नहीं। क्या ऐसा हुआ है कभी? यानी कभी भी जब भी मेडिकल में या फिर किसी मरीज से मिलने जाते हो, ईसीजी अगर उनकी चल रही होती है तो सबसे पहले मेरा ही चेहरा याद आता है, उन्होंने तो 3 बताया था, यहाँ पे तो हर जगह इनकी बॉडी में लगे हैं लीड। क्लियर? तो उस समय तो आपको लगेगा कि बेवकूफ बना रहे हैं। नहीं, हम बता रहे हैं आपसे कि आपको बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल ईसीजी की अगर बात करेंगे, जिसका हार्ट रेट बहुत ही सही से चल रहा हो, जिसका सब कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजी अगर है, सिचुएशन उनकी सही है, तो वहाँ पे 3 ही लीड से उनका पता चल जाएगा। क्लियर? जैसे आप लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं या आपको कोई बीमारी नहीं है, तो 3 लीड से आपकी कार्डियक एक्टिविटीज पता लगाई जा सकती है। क्लियर? बट आप कभी भी अब बहुत ही बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंडीशन में जी रहे हैं, तब वहाँ पे 6 लीड की ज़रूरत पड़ेगी, 12 लीड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो हम 3 लीड्स की बात करते हैं, ध्यान सुनिए। हमने ये कहा कि मान चलते कोई यहाँ पे मरीज है। क्लियर? ये मरीज यहाँ पे कुछ इस तरीके से लेटा हुआ है। क्लियर? ये इनकी बॉडी कुछ इस तरीके से है, और एक हाथ यहाँ पे गया है, एक हाथ यहाँ पे गया है, 2 पैर यहाँ पे गए हैं। क्लियर? अब हमने ये देखा कि इनके लीड्स लगेंगे कहाँ पे। क्लियर? इनके लीड्स लगेंगे कहाँ पे? एक रिस्ट यहाँ पे लगेंगे कलाई में, एक लीड हमारे पास यहाँ पे लगेंगे, और एक लीड्स हमारे पास कहाँ पे लगेंगे? यहाँ पे। यानी हमने ये देखा कि ये लेफ्ट रिस्ट है हमारा। क्लियर? और ये हमारे पास क्या बताइए? राइट रिस्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है? लेफ्ट एंकल है। क्लियर? यहाँ पे होती है, और हमारे हार्ट की सिचुएशन कहाँ पे होती है? ये लोकेशन बताइए। कुछ यहाँ पे होती है, हार्ट हमारा यहाँ पे पाया जाता है। क्लियर? हम ही ऐसे बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो पहला हमारे पास लीड कहाँ पे लगेगा? यहाँ पे रिस्ट पे, दूसरा कहाँ पे लगेगा? यहाँ के रिस्ट पे, और एक यहाँ पे लेफ्ट एंकल में। ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ताकि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड जो भी होंगे, इलेक्ट्रोड इस तरीके से लगाए जाते हैं ताकि ये आगे चल करके यहाँ पे ट्रायंगल बना सके। क्या बना सके बताइए? ट्रायंगल बना सके। क्लियर? ट्रायंगल बनाने से क्या होता है कि हार्ट की जो एक्टिविटीज होती है एक सर्किट की तरह वर्क करती है। किसकी तरह वर्क करती है? सर्किट। यानी जब तक करंट में अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा, तब तक मुझे उस सर्किट का कभी भी एक्टिविटी नहीं पता चलेगा। फिजिक्स में आपको पता होगा, कोई भी वोल्टेज अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सर्किट में फ्लो होना चाहिए। अगर एक वायर में लेकर के जाते हैं तो वहाँ पे अगर सर्किट नहीं बन रही है तो वहाँ पे किसी भी तरीके की हम एम्पियर लगा देंगे या वोल्टेज लगा देंगे, वोल्टमीटर लगा देंगे, कभी भी रीडिंग नहीं आती। क्लियर? एम्पियर हमेशा वहीं पर वर्क करता है जहाँ पर सर्किट हो। क्लियर? तो यानी क्या है कि ये ट्रायंगल क्यों बनाया हमने? ताकि ये सर्किट को क्या हो सके बताइए? सर्किट को कंप्लीट कर सके। क्लियर? ये क्लोज सर्किट बनाती है और तब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाती है, और जब ये करती है तो यहाँ पर 3 तरीके के ग्राफ हमें बनाने हैं। क्लियर? हम एक नॉर्मल ग्राफ बता रहे हैं। जो नॉर्मल ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ध्यान समझिए। एक नॉर्मल ग्राफ क्या होता है कि यहाँ पर हमने एक ग्राफ बताया, यहाँ पर हमने एक ग्राफ बताया। यह हमारे पास कैसा एक्सिस? वाई एक्सिस, और यह हमारे पास कैसा एक्सिस? एक्स एक्सिस। क्लियर? अब हमने ये देखा कि इस एक्सिस के अंदर यहाँ पर हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरीके से चल रहे हैं। इसको हमने बोल दिया पी वेव। इसको हमने क्या बोल दिया? पी वेव। यहाँ पे एलिवेशन हुआ क्या? एक ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हुई ना, फिर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन जा रही थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जा रही थी, यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ पे चली गई। ये क्या हो गया? क्यू हो गया। यहाँ हमने आर लिखा, आर से ये लौट रहा था, फिर यहाँ से ऐसे हो गया। क्लियर? यानी यहाँ से फिर इस तरीके से हो गया, फिर ये आगे की तरफ बढ़ा, यानी ये पी क्यू आर, फिर यहाँ आगे चल करके क्या हो गया? एक छोटा सा ग्राफ और गया, ये इसको टी वेव बोल दिया। क्लियर? यानी ये जो ग्राफ आपको बताई गई, ये नॉर्मल ग्राफ हमारी बताई गई है जब कोई भी पर्सन एकदम नॉर्मल कंडीशन पे है तो क्या। क्लियर? तो यहाँ पे 3 तरीके की वेव निकल रही हैं। एक टी वेव है, एक क्यू आर एस है। ये वेव नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। क्या है बताइए? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे 2 घटनाएं एक साथ हो रही हैं।
जबकि यहाँ पे एक घटनाएं एक ही हो रही है, यहाँ पे कुछ प्रोसेस क्या हो रही है, एक साथ चल रही हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो रही हैं। क्लियर? इसलिए उसको हमने कॉम्प्लेक्स बोल दिया। क्लियर? फिर हमने यहाँ पे टी वेव बोल दिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे पी वेव क्या हमारा रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर कहीं पे पी वेव लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये जो पी वेव है, यहाँ पर हमारे पास एक ही बात याद रखनी है, यहाँ पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? डीपोलराइजेशन हो रहा है किसका? ऑफ एट्रिया का। यानी जो एट्रिया है हमारी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है बताइए? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यानी हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एट्रियल सिस्टोल हुआ, यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ठीक है, यानी जब एट्रिया, और वो भी बात याद रखना, दोनों एट्रिया, एट्रिया में कौन एट्रिया बताइए? लेफ्ट राइट की बात नहीं, कौन सी एट्रिया? दोनों एट्रिया एक साथ अगर यहाँ पे पंप करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो पहला क्या बनता है हमारे पास? पी वेव बनता है। क्लियर? अरे बोलो, समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या? क्यू आर कॉम्प्लेक्स। दूसरा क्या आता है हमारे पास बताइए? क्यू आर एस हमारे पास क्या बताइए? ये कॉम्प्लेक्स है। क्यू आर कॉम्प्लेक्स में ऐसा क्या होता है, ध्यान से देखेंगे तो क्यू आर कॉम्प्लेक्स में दो चीजें एक साथ हो रही हैं। पहला क्या हो रहा है? डीपोलराइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बताइए? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है बताइए? वेंट्रिकल्स का। आपको उस समय हमने बताया था एट्रियल डायस्टोल भी हो रही होगी वहां पे, याद आ रही है? यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स का मतलब हम क्या समझेंगे यहाँ पर? वेंट्रिकुलर क्या हो रहा है बताइए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है। क्लियर? और इसके साथ साथ एट्रियल क्या होते हैं बताइए? डायस्टोल भी चल रहे हैं। उसी दौरान क्या चल रहे हैं? यानी यहाँ पर रीपोलराइजेशन भी हो रहा होता है। किसका बताइए? रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ये बातें कोई बताता नहीं है जल्दी, क्यों मैं बता रहा हूँ? एट्रिया का रीपोलराइजेशन इतना स्लो होता है कि इस ग्राफ के आगे वो ओवरलैप हो जाता है, इसलिए दिखाई नहीं देता। ठीक है? वेंट्रिकल सिस्टोल के आगे एट्रियल डायस्टोल मुझे नजर नहीं आती। क्लियर? इसलिए हमारे पास ये वेव बहुत ज़्यादा बना रहता है, इसके आगे हमारे पास किसी भी तरीके का वेव नजर नहीं आता जब एट्रियल डायस्टोल हो रही होती है। इसलिए वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। समझ में आएगा? दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स और नजर, एक वेव आपको और नजर आएगा। वो कैसा वेव होगा बताइए? टी वेव। टी वेव क्या होता है? यहाँ पर जो भी वेंट्रिकल से डीपोलराइज हो रहे हैं, यहाँ पर क्या होंगे बताइए? रीपोलराइजेशन होता है। क्या होता है बताइए? रीपोलराइजेशन होता है। किसका? एक वेंट्रिकल्स का। किसका बताइए? वेंट्रिकल्स का रीपोलराइजेशन हो रहा है। यानी वेंट्रिकल्स रीपोलराइज का मतलब क्या समझ रहे हैं? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर? ये नॉर्मल सिचुएशन में ये ऐसी ही ग्राफ हमें बनने को नजर आती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमें ये समझ में नहीं आता कि सर ये वेव को देख करके हम कैसे बता लेंगे क्लियर हमारा हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर? पहले नॉर्मल वाले को समझ लिए हो। अब कभी भी ग्राफ में कभी भी ऐसा हो कि इस तरीके से फ्लैट हो जाए, डायरेक्ट ये चीजें आ जाए, हो सकता है कई बार ये पी वेव 3 बार नजर आए। क्लियर? ऐसे ग्राफ, कई डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ, जितने टाइप्स के ग्राफ आप अपनी जिंदगी में देखेंगे वो मैं अभी बता दूंगा। क्लियर? आपको फील होगा कि डॉक्टर बन चुके हैं। क्लियर? पहले इतना नॉर्मल वाला देख लीजिए, पहले नॉर्मल वाला ही समझना सही है ना, तो उसके आगे फिर आपको डॉक्टर बनाते हैं। उस ग्राफ को देख करके आप बता सकते हैं कि मरीज को कि आपको क्या हुआ है। दवा भले नहीं बता सकते, लेकिन मरीज में को मर्ज बता सकते क्या है।
इलेक्ट्रोड कितने लीड्स होते हैं बताइए? 3 लीड्स होते हैं, ठीक है। जो 2 लीड्स हैं किसमें होगी? इन ईच रिस्ट पे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा? लेफ्ट एंड राइट रिस्ट, क्लियर। और ये जो 1 लीड है आपको बताई जा रही है, एक लीड क्या वहां पे होना चाहिए? इन लेफ्ट एंड। पाई तो बहुत जाती है, बट आपके सिलेबस में कितनी है? 3 लीड्स के बारे में जिक्र किया है। थोड़ा इसको पढ़ाइएगा तो। हो गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी बोलो। वे तो अच्छे से करते हैं। करते आगे अब शुरू करते हैं। कुछ हम अपने दिल का मामला देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हार्ट है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके पास क्या पाए गए हैं? यहाँ पर ऐसे नोड पाए गए हैं, यहाँ पे हेवी नोड, यहाँ पे बंडल आपकी, फिर यहाँ से क्या निकले हुए हैं बताइए? और किंजे फाइबर। बोली बात सही है? क्लियर? अब हमने ये कहा कि सबसे पहला पॉइंट, अगर यहाँ पर ऐसे नोड जो दिया गया है, ध्यान सुनिए, ये जो ऐसे नोड है, ये इम्पल्स जनरेट अगर नहीं कर पाया तो क्या बोला? अगर हम ये बोले कि ऐसे नोड अगर इम्पल्स जनरेट नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा? तो केस लिखेंगे, पहला केस लिखेंगे। इफ ऐसे नोड इज ब्लॉक्ड, इफ पहला केस क्या बताइए? केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमने पहला केस क्या लिखा है? इफ ऐसे नोड जो है क्या हो जाए बताइए? इज ब्लॉक्ड। अगर ऐसे नोड अगर क्या हो रहा है बताइए? ब्लॉक्ड हो रहा है तो क्या होगा? समझा? चलिए हमें बताइए, ऐसे नोड ही शायद एट्रिया के सिस्टोल में मदद करता था क्या? हमने आपसे एक बार बहुत दिन पहले जिक्र किया था, हमने कहा एनसीईआरटी तो नहीं लिखा है बट इसका जिक्र आएगा। हमने ये कहा था कि ऐसे नोड से यहाँ पे कुछ बंडल्स फाइबर निकले रहते हैं, थोरस बंडल। यही थोरस बंडल हमारे एट्रिया के चारों तरफ बिखरे हुए रहते हैं, क्लियर? जो एट्रियल के सिस्टोल में हमारे पास क्या होंगे? मदद करते हैं, क्लियर? जब एट्रियल सिस्टोल अगर हमारे पास ऐसे नोड ही ब्लॉक्ड हो गया है तो क्या एट्रियल सिस्टोल हो पाएगा? नहीं। जब यहाँ पे एट्रियल सिस्टोल ही नहीं हो पाएगा, नो एट्रियल सिस्टोल, ठीक है।
यानी एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा। और जब एट्रियल सिस्टोल नहीं होगा तो क्या पी वेव बनेगा? अरे बोलिए, पी वेव बनता कैसे था? एट्रियल सिस्टोल से ही। तो यानी यहाँ पे जो पी वेव होगा वो क्या होगा? अपसेंट। यानी ये वेव कुछ इस तरीके का नजर आएगा हमें, ये वेव कुछ इस तरीके का नजर आएगा। बोलिए बात सही है? ये वेव हमें कुछ इस तरीके के नजर आएंगे ना। पी वेव तो गायब भी हो गया। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा केस समझा। यानी मरीज आपके पास पहला इस तरीके का मरीज आ सकता है। क्लियर? थोड़ा बहुत डॉक्टर की फील आ रही है? आनी नहीं चाहिए जब तक बायोलॉजी में 350 नहीं आ रहे हो। ठीक है, उस समय प्यून की भी ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर बायोलॉजी में तुम्हारे 250 आ रहे हो, सोच रहे हो एमबीबीएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो छोड़ दो। ठीक है, कंपाउंडरी के लिए आया कि नहीं हो। 300 और 350 के आसपास अगर आपके नंबर आ रहे हैं तब आप ख्वाब रखिए कि डॉक्टर बनेंगे। क्लियर? चलिए दूसरा पॉइंट समझते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, ये पी वेव अपसेट हो गया ना। अब हम किसको ब्लॉक कराना चाह रहे हैं? एवी नोड को ब्लॉक कराना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने ये कहा कि इफ एवी नोड क्या है बताइए हमारे पास इस ब्लॉक में। अगर एवी नोड क्या है बताइए? ब्लॉक है। क्लियर? एवी नोड ब्लॉक है तो क्या होगा? एवी नोड ब्लॉक होंगे तो क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टम नहीं होगा। नहीं, कुछ ख्याल और करिए। एवी नोड अगर ब्लॉक्ड है तो वो मैसेज अब एवी बंडल्स के पास जाएगा। बंडल्स तो हैं, समझेगा? यानी ये जो एवी बंडल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अब ये इम्पल्स जनरेट कराने की कोशिश, मैसेज उनके पास जाएगा। क्लियर? और एवी बंडल्स जो मैसेज क्या इम्पल्स जनरेट कराते हैं वो 25 से 30 बीट पर मिनट कराने की टेंडेंसी रखते हैं। क्लियर? और ये हमारे पास लगभग कितना कराते हैं बताइए? 75 या 72 के आसपास कराते हैं ना। 72 ही मान लें हम। 72 से लेकर के हमारे पास 75 ही मान लेते हैं। क्लियर? क्या इसका जस्ट 3 गुना नहीं लग रहा है आपको? तो यानी एवी बंडल्स की बात करेंगे और ऐसे नोड के कंपेयर की बात करेंगे और एवी बंडल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ये क्या करता है कि ऐसे नोड अगर एक बार इंपल्स जनरेट कराएगा तो ये कितनी बार इंपल्स जनरेट कराएगा? 3 टाइम्स ना। तो उस दौरान हमारे पास जो यहाँ पर ग्राफ बनेंगे कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी 3 बार पी वेव बनेंगे। कितनी बार पी वेव बनेंगे बताइए? हाँ, यानी ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है, ये जो पी वेव है और ये क्यू आर एस यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बन रहे थे? क्यू आर एस टी बन रहे थे। पी वेव ऑप्शन था। यहाँ पे 3 टाइम्स हमारे पास क्या बनेंगे? पी वेव बनेंगे। इस तरीके के डिजीज को हम बोलते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। लोग कहते हैं ना मेरा जियरा धक धक करने लगा, यही है। क्लियर? गाना नहीं सुने हो? अरे बोलो, बार बार धक धक कर रहा है। क्लियर? तो ये एडम्स क्या है? सिंड्रोम है। स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। ये माधुरी दीक्षित का ही तो गाना है ना? नहीं सुने हो? हाँ सुने होंगे ना। तो वही तो माधुरी दीक्षित को समझाना है आपको कौन सा सिंड्रोम है। हाँ, स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। बड़े प्यार से गाती है ना वो गाना।
हो गया। तीसरा केस बताएं, थर्ड केस बोले, थर्ड केस समझते हैं। एक बीमारी हमारे पास मायोकार्डियल इस्चेमिया, क्लियर? सुनिए, मायोकार्डियल इस्चेमिया में क्या होता है, हम आपको ध्यान से सुना रहे हैं। इस बीमारी में क्या होता है, ये जो टी वेव है, क्लियर, वो सही से रिपोलराइज्ड नहीं हो पाता, क्लियर? यानी हम कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार कॉन्ट्रैक्शन करते रहते रिलैक्स होने का नाम ही नहीं लेते, क्लियर? तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास पी वेव गया, ये आर गया, क्यू गया, आर आया, ये एस यहाँ पे आया, एस नीचे की तरफ गया है और ये ऐसे के ऐसे ही रह गया, यानी टी वेव आया ही नहीं। ऐसे कंडीशन में जो एस टी सेगमेंट है, यानी ये पी क्यू आर, ये एस वाला और टी वाला सेगमेंट है, आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? वो टी सेगमेंट यानी एस और जो टी सेगमेंट है क्या हो गया, ये नॉर्मल ग्राफ से क्या हो गया, एलिवेट हुआ है कि नीचे गया है? नीचे गया है, तो ये डिप्रेस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है बताइए? डिप्रेस्ड, क्लियर? चौथा बीमारी की लोग समझ लीजिए। केस चौथा ये बीमारी हमारे पास मायोकार्डियल, ये तो आपके सिलेबस में इन्फ्रेक्शन, क्लियर? इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये T दिखाई दिया, तो ये Q दिखाई दिया, ये R दिखाई दिया, ऐसे P Q R S, ठीक है? यहाँ पे जो ST सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर? वो कैसा हो गया है? एलिवेटेड हो गया है। क्या हो गया है? एलिवेटेड हो गया है, क्लियर? लास्ट टाइम, इससे ज्यादा आपसे कभी भी कोई पूछेगा नहीं, क्लियर? दूसरा पॉइंट हम कहेंगे, कोई लोग कहते हैं कि सर हमारा ग्राफ जो है, हमारा हार्ट बीट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो बताइए कैसे हम सही कर रखें, ठीक है? तो अगर हम आपसे यही जिक्र करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात याद रखना है कि अगर आप नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगर काउंट करते हैं, क्लियर? तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये नंबर ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी बताता है। क्या बताता है बताइए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल और प्लस एट्रियल डायस्टोल भी बताता है, ठीक है? और यही हमें क्या बताता है, हमारी हार्ट बीट बताता है। यही हमारा क्या बताता है, हार्ट बीट या हार्ट रेट। अगर हमें ये समझ में आए कभी भी जिंदगी में ये लगे कि सर हमारा हार्ट रेट कितना है, ठीक है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की नंबर काउंट कर लीजिए, उतना आपका हार्ट रेट होगा, क्लियर? जैसे कई बार आप देखेंगे ग्राफ में कुछ इस तरीके के ग्राफ आते रहते हैं, ऐसे ऐसे ग्राफ चलते रहते हैं, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आप इस ग्राफ को काउंट कर लीजिए और इस काउंट करने के बाद आप देख लीजिए कि आपका हार्ट रेट कितना है, क्लियर? ये आपको सब कुछ बता देगा कि आपका हार्ट रेट कितना है। अगर ये आपको 100 दिखाई दे रहा है तो आपका हार्ट रेट कितना होगा, 100 होगा, ठीक है? अगर ये हार्ट रेट 70 दिखाई दे रहा है तो आपको क्या लगेगा, 70 होगा। अगर ये आपको क्यू आर कॉम्प्लेक्स का नंबर अगर आपको 60 दिखाई दे रहा है तो कितना होगा, 60 हार्ट बीट आपका पर मिनट कर रहा है, 1 मिनट की बात कर रहे हैं। समझ रहे बात हमारी? ये आपको सब कुछ बता देगा, इससे ज्यादा आपको करनी है, क्लियर? अब आते हैं, हमारा टॉपिक आएगा सबसे लास्ट में क्या दिया गया है हमारे पास, डिसऑर्डर, ठीक
ठीक है, ये चैप्टर हमारा आज ही खत्म करते हैं ना, कल के लिए नहीं, समझ नहीं है ना। 1 बजे तक भी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 बजे तक भी पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। छूटना तो आपको 2:30 या 3 पे है ना, 2:30 पे, हाँ उतने बजे ही छूटोगे आप, क्लियर। और आप लोग केमिस्ट्री की क्लास बैठा करो, गायब हो जाते हो 5-6 लोग, रेगुलर मैं देख रहा हूँ 5 दिनों से, कोई ना कोई 2 या 3 5 4 5 भागे जा रहे हैं। शुरुआत की जो क्लासेस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल थोड़े बहुत आ रहे हैं, बीच मिड क्लास में आपको नहीं समझ में आएगा, क्लियर। बट आपको बैठ करके बैठे रहना है। रीज़न भी अजीब बताते तुम लोग, रीज़न थोड़ा सर दर्द बताओ, पेट दर्द बताओ तो ठीक है, समझ नहीं आ रहा है ये गलत बात है, ठीक है। बीच से बैठो, पहले समझने की कोशिश करो, क्लियर। ध्यान सुनिए, बायोलॉजी में क्या हाल होता होगा तुम लोगों का, ठीक है। सुनिए ध्यान से, केमिस्ट्री में तो संतोष कर लेते हैं, बायोलॉजी में तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। दूसरा पॉइंट समझते हैं, डर की वजह से बैठे रहते हो क्या तुम लोग? डर की वजह से, अच्छा समझ में आ रहा है, सुनिए कैसे। हाँ यही अगर जेनेटिक्स पढ़ा रहे थे तब वो भी गायब होते तुम। अभी ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो कंप्रोमाइज कर ले रहे हैं, हमें पता था ये होगा शुरुआत में, इसलिए हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है, क्लियर। सुन ध्यान से, अब हमारे पास क्या आता है, डिसऑर्डर आते हैं। क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के टीचर कोई संदेह नहीं, बहुत मल्टी टैलेंटेड टीचर है वो, क्लियर। आपका सुबह 1-2 बार मौका दीजिए समझने का, क्लियर। सुनते जैसे हमने ये कहा कि हमारे पास डिसऑर्डर में सबसे पहला डिसऑर्डर क्या दिया है, हाइपरटेंशन। पहले टेंशन समझते क्या है, टेंशन किसे कहते हैं, टेंशन किसे कहते हैं, सुनिए पहले ब्लड प्रेशर को समझते हैं। चलिए ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, वही तो मैं एक डिफिनेशन बताऊं कि प्रेशर इन ब्लड इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नहीं सुनते, ब्लड प्रेशर हमने ये कहा कि हमारे पास ये जो ल्यूमेन आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे पास ब्लड की एक ब्लड वेसल्स है, क्लियर। इसमें बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब इस ब्लड फ्लो होने की वजह से इनकी जो एट्रियल की वॉल पर या फिर हम वेंट्रिकल्स की वॉल पर, ठीक है, हमने ये ब्लड वेसल्स में हमने ये कहा कि आर्टरीज हो चाहे हमारे पास वेंस हो, इनकी वॉल पर ब्लड के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में लग रहा है ना ये प्रेशर फोर्स। यानी प्रेशर का मतलब आपने क्या समझा है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वो भी परपेंडिकुलर एरिया को ही तो बोलते हैं, बोलिए। तो किसी एक परपेंडिकुलर एरिया में जो भी ब्लड फोर्स लगा रहा है इनकी वॉल पर, तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाई, द फोर्स क्या बोले हैं, एक्सर्टेड बाई ब्लड ऑन दी वॉल ऑफ किसके बताइए, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के हमारे पास वॉल पर ब्लड के द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बताइए, ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ठीक है, 2 तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं। हमने ये कहा कि हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं बताइए, 2 तरीके के होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं, एक हमारे पास कैसे होते हैं बताइए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं, और एक हमारे पास कैसे होते हैं बताइए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होते हैं। एक हमारे पास कैसे होते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान,
जब वेंट्रिकल्स हमारे क्या होते हैं बताइए, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस दौरान जो प्रेशर होता है हमारे ब्लड के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं बताइए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू होती है लगभग 120 mmHg की होती है। क्लियर? और हमने ये देखा है कि डायस्टोलिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वेंट्रिकल्स हमारा क्या होता है बताइए, रिलैक्स में होता है। कब होता है बताइए, रिलैक्स अवस्था में होता है, उस दौरान जो प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए, 80 mmHg की होती है। क्लियर? अब हम ये देखते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है, क्या बोला हमने, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, 120 से लेकर के 120 से लेकर के कितना होता है बताइए, 80 होता है। ठीक है, 120 हमने किसका बोला है, सिस्टोलिक का, और 80 किसको बोले हैं। अगर आपसे कोई पूछे पल्स प्रेशर क्या है, क्या बोला हमने, पल्स प्रेशर क्या है, तो हमारे पास क्या समझेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर हम करेंगे तो यही हमारे पास क्या आता है, पल्स प्रेशर आएगा। क्लियर? तो कितना आएगा बताइए, 120 माइनस 80 अगर करेंगे तो 40 हमारे पास क्या आएगा, पल्स प्रेशर आएगा। क्लियर? समझ रहे बात हमारी? चलिए दूसरा पॉइंट, चलिए पहले इतना लिख लेते हैं ना, तब हाइपरटेंशन की बात है। थोड़ा स्पीड में बोल दिए क्या, कोई जल्दी जल्दी पढ़ा दिए क्या, आप पहले पुरानी बातें हैं ये भी ध्यान दो। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए लिखने की, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है ना, अभी ये खत्म भी करना है, फिर पूछना भी है, डीपीपी भी चेक करनी है, थोड़ा बहुत जो पूछने पाछने वाला काम तो जरूरी है ना, जरूरी नहीं है। हो गया, तो उम्मीद करते हैं तुम लोग बैठे रहोगे मैं अंत तक, जब तक पूरा क्लास में खत्म हो जाए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों की सब्जेक्ट की क्लास आप डेली करिए, जिससे जितना दूर भागे वो सब्जेक्ट आपसे उतना ही दूर भागेगा, ये बात याद रखिए। मिड से आए कुछ तो समझ में आएगा। क्लियर? शायद आप इसके पीछे की मेहनत देख लेते हैं ना, वाकई में आप लोग हमेशा बैठे रहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में तो कुछ ज़्यादा नहीं खास। फिजिक्स केमिस्ट्री सर वाले अलग अलग जगह से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, लगाते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर लिख करके लाते हैं। शायद वो मेहनत देख लो तुम लोग डेली अपने से ज़्यादा, तुम लोग से ज़्यादा वो मेहनत करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर। बायो में तो वैसे ही चल जा रहा है किसी तरीके से। क्लियर? बायो में तो कुछ खास मेहनत नहीं है। अब फिजिक्स केमिस्ट्री की मेहनत देख लोगे तो आप पगला जाओगे। डेली 10 पेज 15 पेज 20 पेज लिखते हैं वो लोग, जितना पढ़ाना हो तो लोग पढ़ा करके आते हैं, लिख करके आते हैं, तब आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं ताकि इजी वे में समझा सकें इतने हार्ड चैप्टर को। दो कॉपियाँ 3 कॉपियाँ ले करके आएंगे। हो गया? अब सुनते हैं, आगे बढ़े। अब सुनते हैं, नॉर्मल जो हमारा है, ध्यान समझेंगे, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, क्लियर, वो कितना है, 120 से लेकर के 80 है। क्लियर? अगर 120 से बहुत लंबे समय तक, हमने क्या बताया बताइए, लंबे समय तक अगर हम इसको ऐसे रखे हैं लंबे समय के लिए,
ठीक है। अगर लंबे समय तक हमारे पास ये ब्लड प्रेशर कितना हो रहा है, अगर 100 से 70 हो रहा है, कितना हो रहा है बताइए, 100/70, यानी सिस्टोलिक प्रेशर कितना है बताइए 100, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, इसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेंशन। क्लियर। अचानक ऐसा नहीं है कि मैंने तुरंत 120 के बाद 100 आया फिर 120 आ गया, अचानक जो बदल रहा है उसको नहीं, लंबे समय तक अगर इतना बरकरार है। क्लियर। अब पता चले इनको हमने जरा सा डाटा, इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ऐसा नहीं कि हाई ही रहेगा। क्लियर। नॉर्मल सिचुएशन में भी आएगा। क्लियर। नॉर्मल सिचुएशन में जब आएगा तब आराम से वो नहीं, लंबे समय तक अगर उसी पे बरकरार बना रहे हमेशा। क्लियर। तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन। और अगर लंबे समय तक, क्लियर, हमने यहाँ पे फिर लिख रहे हैं हम कहाँ पे बताइए, यहाँ पे लंबे समय तक क्या हो रहा है बताइए, 120 की जगह पे अब यहाँ पे क्या हो रहा है 140 से लेकर के 90 mmHg अगर यहाँ पे बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। उसको हम क्या बोलेंगे बताइए, हाइपरटेंशन। समझेगा, हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन समझ में आया। अगर बहुत लंबे समय तक के लिए हमारे पास ब्लड प्रेशर अगर हाई बना रहा है, ठीक है, नॉर्मल से कितना, पहले नॉर्मल में पता होना चाहिए, उससे ज्यादा कितना हो रहा है 140 से 90 अगर mmHg का बना रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बताइए, हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लियर। चलिए इनका रीजन क्या है, हाइपरटेंशन की मेन वजह, हाइपरटेंशन की मेन वजह स्ट्रेस। क्लियर। यानी मेन रीजन ये है कि जब भी आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई होता है तो किसी न किसी बात का क्या होता है, टेंशन होता है। क्लियर। स्ट्रेस होता है। हमें भी कई बार टेंशन होता है, मुझे टेंशन क्यों नहीं हो रही है। क्लियर। तो यानी क्या है कि ये हाइपरटेंशन किसकी वजह है बताइए, स्ट्रेस होने की वजह से हाइपरटेंशन होते हैं। और हाइपोटेंशन क्या है बताइए, हाइपोटेंशन की मेन वजह क्या है, हाइपोटेंशन की मेन वजह इनसफिशिएंट अमाउंट में, ठीक है, डाइट लेना। क्लियर। कई बार हम अपने डाइट में क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत सोचते हैं कि नहीं खाएंगे। क्लियर। किसी भी टेंशन की वजह से, वो भी टेंशन ही है, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, बाबू ने खाना खा लिया होगा कि नहीं खाया होगा, ठीक है, उसकी वजह से। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है कि बहुत डिस्प्यूट, बहुत बेवजह वाली बातें हैं। क्लियर है सारी चीज़ें, क्योंकि हमने कई बार देखा है ऐसे लोगों को। मेरी एक दोस्त थी, वो अपने दोस्त से बात कर रही थी,